दीपांकर भट्टाचार्य हैं हमारे साथ, CPI ML भाकपा माले के जनरल सेक्रेटरी हैं। बिहार चुनाव के लिए आना हुआ सीवान में दीपांकर जी? बिल्कुल। 3 विधानसभाओं पे लड़ रहे हैं। 3 विधानसभा यहाँ है, बगल में गोपालगंज में भोरे हैं। 3 दिन का मेरा कार्यक्रम है इधर। अच्छा, इधर 3 दिन का कार्यक्रम है। अच्छा, हम लोग जो बातचीत करेंगे, मैं सिद्धांत हूँ लल्लन टॉप से। हम लोग बाहर इधर उधर ऑफिस देख रहे थे आपका, और इधर जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी कार्यकर्ता, उनसे बतिया रहे थे, हालचाल ले रहे थे, और जो तमाम सवाल उठते हैं माले पे, चुनाव के दरमियान, चुनाव के पहले, और तमाम से उन पर एक राय ले रहे थे। तो एक जो आम राय बनती है उसके आसपास जो बातचीत होती है वो सब बातचीत भी करेंगे आपसे। तो सबसे पहले बात तो यही है कि कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं वो सर्वहारा की बात करती हैं, ठीक है, कि दलितों को, पिछड़ों को, मजदूरों को, किसानों को उनका हक दिलवाना है। लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, उनके चेहरे दिखने की बात आती है, तो मतलब आपकी पार्टी के संस्थापक विनोद मिश्र, उसके उनके बाद आ जाने के बाद आप जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, जो सो कॉल्ड उसी लैंडलॉर्ड क्लास से आते हैं जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं। नहीं, मैं बता दूं अपने, मेरे पिताजी रेलवे में ग्रुप C के एम्प्लॉय रहे हैं, ऐसे ही रिटायर किए हैं। किसी लैंडलॉर्ड क्लास में कभी थोड़ी सी भी ज़मीन नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो मेरे पिताजी एक रेलवे के कर्मचारी थे, और मैं रेलवे परिवार से आता हूँ, किसी लैंडलॉर्ड क्लास से आता ही नहीं हूँ। अच्छा, और फिर रिप्रेजेंटेशन की बात है, दलित कहाँ है इस पार्टी में आपके यहाँ? मतलब कहाँ है, आप देख लीजिए हमारे पार्टी के हर लेवल पे, हमारी सेंट्रल कमेटी में आप देख लीजिए, हर लेवल पर देख लीजिए, पार्टी में दलित नेता हो या तमाम बिरादरी से लोग हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। दीपांकर जी, आप लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं ना, लैंड रिफॉर्म की बहुत सारी आपकी डिबेट्स हैं, बहुत सारे पेपर्स वगैरह हैं, पर्चे हैं, लेख हैं। यहाँ पे सवाल उठता है कि जिस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो बिहार जैसा है, 1200 से 1300 पर स्क्वायर किलोमीटर लोग हैं, सबके पास ज़मीनें कम हैं, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और ज़मीनें कम हैं, ऐसे में आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या किसकी ज़मीनें छीन कर गरीबों को दी जाएंगी, और कैसे लागू कैसे होगा? ये सवाल हमारा है ही नहीं, सवाल है नीतीश जी जब 2005 में अंत में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने खुद बिहार में भूमि सुधार के लिए एक आयोग गठित किया था। उस आयोग की एक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट को नीतीश जी ने डंप कर दिया, और उस रिपोर्ट में उस आयोग का ये फाइंडिंग था कि बिहार में करीब 20-21 लाख एकड़ ज़मीन है बांटने लायक, सीलिंग से फाजिल, चाहे वो लिटिगेशन में फंसी हुई ज़मीन हो, भूदान की ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है। तो इस ज़मीन को गरीबों के बीच में अगर बांट दिया जाए तो 1 एकड़ ज़मीन बिहार के तमाम भूमिहीन को मिल सकती है। ये 2007 की रिपोर्ट है। इसलिए ये एक तरह से तो बहुत वाइडली एक्सेप्टेड फिगर्स हैं, अध्ययन है। अब सरकार ने इसको किया नहीं, लागू नहीं किया, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। बिहार में भूमि सुधार सरकारी पहल पर बिल्कुल लागू नहीं हुआ। जो भी ज़मीन अगर गरीबों के हक में कुछ आई है, वो लड़ करके आई है। और अभी इस सरकार ने तो यहाँ तक काम कर दिया कि ज़मींदारी उन्मूलन के ज़माने में विनोबा जी के नेतृत्व में एक भूदान की मुहिम शुरू हुई थी, बल्कि इसमें ज़मींदारों को प्रेरित किया गया था कि आप अपनी ज़मीन स्वेच्छा से गरीबों के बीच में दे दें। बहुत सारे ज़मींदारों ने दिया भी था। नीतीश जी ने कहा कि ये जो ज़मींदारी उन्मूलन हो गया था, वो कह रहे कि ज़मींदारों ने भूदान के तहत जो ज़मीन दी, ये गैर कानूनी था। और भूदान के सारा जो ढांचा था बिहार में, भूदान यज्ञ कमेटी है, आचार्य राममूर्ति जी उसमें थे, तो उसको भी उन्होंने भंग कर दिया। तो यहाँ तो बिल्कुल कोशिश ये हो रही है कि थोड़ा बहुत भी भूमि सुधार हो और चीज़ें आगे बढ़े, इसके बजाय फिर हमें अतीत में लौटाने की कोशिश हो रही है। तो भाजपा भी वही अतीत में लौटाने वाली पार्टी है, और नीतीश जी ने भी बिहार में यही काम किया। महागठबंधन की तरफ से कैसा कोई वादा हुआ आपकी तरफ से कि हम लैंड रिफॉर्म पर काम करेंगे? महागठबंधन का जो साझा संकल्प पत्र है, उसमें कुछ बातें हैं। बटाईदारों को उनके हक की बात है, क्योंकि आज ये बड़ा सवाल है। देखिए, बटाईदारों का जो सवाल है, वो एक तो हम लड़ते रहे इस सवाल पर कि भाई जब खेती संकट में है तो कहीं फसल बर्बाद हो जाए तो उसका मुआवजा आप ज़मीन के मालिक को देंगे, लेकिन जो बटाईदार खेती कर रहा है पैसा खर्च करके, उसको नहीं मुआवजा मिलेगा तो कैसे हो सकता है? अगर KCC है, किसान को आप क्रेडिट देंगे
तो खेती करने वाला बटाईदार को अगर ना मिलेगा और सिर्फ ज़मीन के कागज़ जिसके पास है उसी को मिलेगा, ठीक नहीं है। डीजल की सब्सिडी अगर आप दे रहे हैं तो उनको मिलना चाहिए। तो एक तो बटाईदारों के अधिकार के लिए हम लड़ते रहे हैं। दूसरा मुझे लगता है कि ये जो अभी फार्म बिल्स आए हैं, इसने पूरे देश के तमाम किसानों को परेशान कर दिया, छोटे गरीब मझोले किसान। और तुलना करिए तो बिहार के जो धनी किसान हैं, पंजाब के हिसाब से देखिएगा तो गरीब हैं, बहुत कम। बिहार में तो मंडी सिस्टम पहले ही से नहीं है, बिहार के किसानों को इसमें जो बात आई कि बटाई, जो लोग बिहार में बहुत गांव में आपको मिल जाएगा कि घर से कोई कमाने के लिए चला गया पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कुछ पैसा भेजते हैं, उसी पैसे से लोग कुछ ज़मीन पट्टे पे लेके खेती भी करते हैं। तो जैसे ही खेती में पूरा कॉरपोरेट का कब्जा होने लगेगा तो ज़मीन का भाव जो बढ़ेगा, तो समझ लीजिए कि गरीबों के लिए थोड़ी सी ज़मीन पट्टे पर लेकर के भी खेती करना असंभव हो जाएगा और सारे किसान एक तरीके से किराएदार किसान बन जाएंगे या गुलाम बन जाएंगे कंपनी वालों के। तो ये बड़ी चिंता की बात है। और ये आप सही कह रहे हैं कि 2006 से ही यहाँ कृषि बाजार समितियों को ख़त्म किया गया और इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, जो अभी मोदी जी दावा कर रहे हैं कि मंडियों को ख़त्म कर देने से किसान आज़ाद हो जाएंगे और किसान की आमदनी बढ़ जाएगी। तो बिहार एक तरह से टेस्ट केस 2006 से आपने ख़त्म कर दिया और पिछले 15 साल में बिहार के किसान की आमदनी बिल्कुल नहीं बढ़ी। 44,000 रुपये सालाना बिहार के किसानों की औसत आमदनी है, 2.5 लाख के आसपास पंजाब के किसानों की औसत आमदनी है। और यहाँ जो गेहूँ ले लीजिए, धान लीजिए, मकाई ले लीजिए, 1% 2% से ज़्यादा उसकी सरकारी खरीद बिक्री होती ही नहीं है। तो अब जैसे अभी बोल रहे हैं कि साझा संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें हैं, साझा संकल्प पत्र से अगर राजद जो है आने वाले समय में अगर सरकार बनाता है महागठबंधन और राजद पीछे हटता है तो क्या पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार नहीं होगा माले और माले गठबंधन, या आपके जो इश्यूज हैं वो? नहीं, हमें लगता है कि पहली बात, हमारे सारे इशू साझा संकल्प पत्र में नहीं है। साझा संकल्प पत्र में लेकिन एक खास बात है, वो है कि पूरे बिहार के इस चुनाव में आप लोग घूम रहे हैं, आपको भी बात नज़र में आई होगी कि ये चुनाव बिल्कुल बदला हुआ चुनाव है। शायद ही इस देश में ऐसा चुनाव देखने को मिलता है जहां रोज़गार का सवाल एक नंबर पर, नौजवान जिस चुनाव को एक तरह से लीड कर रहे हैं। ये चुनाव बिल्कुल एक युवा चुनाव दिख रहा है। लोग कह रहे हैं नीतीश जी की, तेजस्वी यादव के पास अनुभव नहीं है, लोग कह रहे हैं कि हम अनुभव नहीं है तो अनुभव हासिल कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो अचानक लगने लगा है कि नीतीश जी बहुत बूढ़े नज़र आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास भी चेहरे कोई नौजवानों के नहीं दिख रहा है, लेकिन राजद में या हमारे मालेक में भी बहुत सारे नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चुनाव जब नौजवानों का है और उनके रोज़गार का प्रश्न एक नंबर पर है, और रोज़गार मतलब सिर्फ रोज़गार की क्वांटिटी नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी भी, सुरक्षित सम्मानजनक रोज़गार, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जैसी बातें, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना, जो दिल्ली में भी केजरीवाल जी ने भी कहा था लेकिन दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ बातें हैं। तो निश्चित तौर पर ये पूरे देश की नज़र होगी ये इन चीज़ों पर अमल हो पाता है कि नहीं। और हम लोगों का भी, हम तो यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ माले का घोषणा पत्र तो है नहीं, साझा संकल्प पत्र है, तो सभी लोग संकल्प पत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उससे बंधे हुए रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि चीज़ें लागू होंगी। और जब जनता के आंदोलन के बल पर ये मुद्दे बने हैं, शिक्षकों की लंबी हड़ताल, लंबी लड़ाई, उससे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मुद्दा बना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बिल्कुल होना चाहिए। तो जहाँ आंदोलन से मुद्दा बना है और वो मुद्दा साझा संकल्प पत्र में आ गया है, तो मुझे लगता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आंदोलन के बल पर होगा। अगर सरकार में कहीं कोई इसमें दिक्कत हो, कहीं सरकार की ओर से कोई कमी रह जाए, तो उसमें जनता आंदोलन के जरिए उसको पूरा कर देगी। ठीक है, तो अभी आपके पार्टी पे का जो इतिहास रहा है उस पर थोड़ी बात करते हैं। और बिहार से खासकर 90 की दशक की शुरुआत की जो पॉलिटिक्स रही, उसमें एक नारा लगता था माले का, मतलब वो है नारा कि अब की बार भादों में गोरी कलाई कादों में। एक नारा था, हुआ करता था, लोग बताते हैं कि भादों में बुआई होती है तो उसको कहते थे गोरी कलाई, से मतलब संभ्रांत घरों की महिलाओं के बारे में होता था। और ये था कादो मतलब कीचड़, कि कीचड़ में संभ्रांत घरों की महिलाओं से भादों का समय आएगा तो उनसे बुआई करवाएंगे। नहीं, ये पहली बात तो देखिए, इस तरीके के नारे हम नहीं जानते। ये कहीं से भी हमारे पार्टी के अंदर बहुत कोई स्थापित ऐसे नारे नहीं है। कहीं कोई किसी ने दे दिया होगा, कभी तो चला होगा। पहली बात, महिलाओं का कोई भी नारा, जो चाहे वो महिला किसी भी जाति से हो, तो महिलाओं के प्रति सम्मान,
ये हम समझते हैं कि हमारी पार्टी के परंपरा में और आम पार्टी के अंदर का जो जनमानस है उसके अंदर बिल्कुल ये बात है। इसलिए ये नारे बहुत पार्टी के कुछ स्थापित नारे कहीं भी नहीं है। बहुत सारी कोशिश कर रही है आपकी पार्टी, लेकिन इतने सालों की कोशिशों के बावजूद आपका जनाधार जो है बिहार में वो बढ़ क्यों नहीं रहा है? नहीं, जनाधार है निश्चित तौर पर बढ़ा है। और आप इस बार अगर हम 19 सीट पर लड़ रहे हैं, बहुत सारी सीटें हालांकि हमने निश्चित तौर पर जब गठबंधन किए हैं तो सब लोगों को छोड़ना पड़ा। राष्ट्रीय जनता दल को भी सीटें छोड़नी पड़ी हमारे लिए, हमने भी बहुत सीट छोड़ा है। तो हमें लगता है कि माले का जनाधार, चूँकि चुनाव हम बहुत ज़्यादा जीत नहीं पाए, तो कुछ लोग जनाधार को सिर्फ चुनाव और वोट के हिसाब से देखते हैं, लेकिन माले का विस्तार लगातार बिहार में हम जहाँ से शुरू किए थे उस समय दो, एक मुजफ्फरपुर में मुसहरी और भोजपुर में एकवारी, दो गांव दो का नाम आता था और दो गांव से पार्टी शुरू हुई 50 साल पहले। तो दो गांव की पार्टी आज पूरे बिहार भर में मेरे ख्याल से 2-4 जिले छूटे हैं जहां अभी माले के उस तरीके से नेटवर्क नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ पूरे बिहार में माले स्थापित है। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि माले एकमात्र पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टियों में भी जहां निरंतर एक प्रवाह है, हमेशा नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, नए मुद्दे। जैसे बिहार में इस बार आप हमारे अगर 19 कैंडिडेट को आप देखेंगे या जिन सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं उसको अगर आप देखेंगे तो इनमें से मान लीजिए कुछ सीटें हैं जो हमारे पुराने परंपरागत कामकाज के इलाके हैं और जहाँ से हमने किसान नेताओं को, खेत मजदूर, ग्रामीण मजदूर के नेताओं को खड़ा किया। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये कोशिश की कि हाल के वर्षों में जो हमारे आंदोलनों में नए आयाम जुड़े हैं और नए मुद्दे सामने आए हैं। क्या आयाम है आपके आंदोलनों में? जैसे मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी के आने के बाद इस देश में 3 बड़े आंदोलन हुए। एक छात्रों का, रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। पहले वो एक वैचारिक आंदोलन था जहाँ हमारे आयशा के साथियों ने नारा दिया था, नए भारत के वास्ते भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते। तो इस देश में ये समझा जाता था कि भगत सिंह का रास्ता बिल्कुल अलग, अम्बेडकर का रास्ता बिल्कुल अलग। तो क्या लेकिन मतलब यहाँ सवाल है, रोहित वेमुला की मृत्यु से अम्बेडकर को शामिल किया आयशा ने अपने एजेंडे में? ये नहीं, रोहित वेमुला की हत्या के बाद निश्चित तौर पर पूरे देश में एक जबरदस्त छात्रों में ये सवाल उठा। और रोहित वेमुला के चलते सिर्फ नहीं, हम तो समझते कि इस दौर में जब आज लोकतंत्र इतना बड़ा संकट में है, संविधान इतना बड़ा संकट में है, हमने खुद भी फिर से पूरा अम्बेडकर को हमने अध्ययन किया और हमने देखा कि अम्बेडकर को फिर से रीडिस्कवर करना इस दौर में पूरे हिंदुस्तान के लिए बेहद ज़रूरी है। उनको आज़ादी के आंदोलन के एक नायक के रूप में अम्बेडकर को समझना होगा। अम्बेडकर को महज आप कुछ खास मुद्दों के या संविधान लिखने वाले नहीं। तो इस तरह से एक तो छात्र आंदोलन जो उससे शुरू हुआ, उस वैचारिक से, आज पूरे शिक्षा और रोजगार के सवाल पर एक युवा उभार बिहार में तो 74 जैसी स्थिति दिख रही है। तो हमने इसी हिसाब से कॉमरेड संदीप सौरभ को, जो जेएनयू में जनरल सेक्रेटरी थे, आयशा के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको पालीगंज से उम्मीदवार बनाया। हमारे इनकलाबी नौजवान सभा है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कॉमरेड मनोज मंजिल, आज चुनाव लड़ रहे हैं अगियाँव से। जो उसके प्रांतीय अध्यक्ष हैं अजीत कुशवाहा, चुनाव लड़ रहे हैं डुमरांव से। भोरे बगल में है आपके गोपालगंज में, यहाँ भी जितेंद्र जी हैं, वो हमारे नौजवान सभा के नेता हैं। तो एक तो हमने छात्र नौजवानों के आंदोलन को बहुत प्रमुखता दी। दूसरा, हम देख रहे हैं कि इस दौर में पूरे देश में मजदूर वर्ग की संरचना बदल रही है। पहले लोग मजदूर आंदोलन बिहार में कहते थे बात, तो बिहार में कभी भी खास कोई उद्योग नहीं रहा। तो बहुत महाराष्ट्र में, बॉम्बे में या आपके नोएडा या मानेसर, गुड़गांव में जो वर्किंग क्लास दिखता है, वो वर्किंग क्लास उस तरह से बिहार में नहीं दिखेगा। तो बिहार में आंदोलन, मजदूर आंदोलन का मतलब था सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन। लेकिन सरकारी कर्मचारी की परिभाषा भी बदलने लगी है। आज जो एकदम दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं, मानदेय पर काम कर रहे हैं, ये जो एक नया वर्किंग क्लास इमर्ज किया, महिलाएं पहली बार रसोईया, आशा, आंगनवाड़ी, जीविका, शिक्षक, नियोजित शिक्षक, अभी नीतीश जी ने शुरू किया था टोला सेवक, तालीमी मरकज़। और शुरू में जब 1000-2000 रुपये मिल रहा था तो नौजवान उसी में लग रहा था कि चलो कुछ तो मिल रहा है। आज लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें भी शिक्षक का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये जो पूरे बिहार में एक न्यू काइंड ऑफ वर्किंग क्लास मूवमेंट, तो उस मूवमेंट को हम लोगों ने लीड किया। उसकी हमारे लीडर हैं कॉमरेड शशि यादव, जो पटना दीघा से चुनाव लड़ रही है। पूरे देश में जो आज भी दिल्ली में, देश में हर जगह एनआईए वाले जाते हैं, छापा मारते हैं, किसी को भी गिरफ्तार करके एनएसए में, यूएपीए में, सिडिशन में बंद कर देते हैं, जेल में। बोलने की आज़ादी इस देश में ख़त्म हो रही है।
तो बिहार में भी क्या दिल्ली दंगों और एल्गार परिषद के केस की बात कर रहे हैं? वो तो है ही, और भी केसेस बहुत जगह। तो दिल्ली में भी आपको पता होगा कि पिछले जब से 2014 के दौर से तो निर्दोष नौजवानों को फंसाना, जैसे आपके उत्तर प्रदेश में डॉक्टर कफील खान से लेकर के, बस सिर्फ अगर आप मुस्लिम हैं तो बस उसी में बात हो गई, मुस्लिम नौजवान हैं तो उनको जेल में डाल दो आतंकवादी कह करके, ये सिलसिला शुरू हुआ था। इसके खिलाफ हम लोगों ने एक इंसाफ मंच मुजफ्फरपुर से शुरू हुआ और पूरे बिहार के कई जिलों में अभी प्रतिस्थापित है। इंसाफ मंच के 2 नेता हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, कॉमरेड आफ्ताब आलम औराई से, कैमुद्दीन अंसारी हमारे आरा से। तो हमने ये कोशिश की कि माले का जो एजेंडा है, इस दौर के जितने आंदोलन हुए हैं छात्र नौजवानों के, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए, इंसाफ के, महिलाओं के, तो उन सभी आंदोलनों का प्रतिनिधित्व 19 सीटों में ही हमने कोशिश की कि हर आंदोलन। ठीक है, लेकिन अब जनाधार आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जिस समय 50 साल पहले पार्टी 2 इलाकों में शुरू हुई थी और फैल रही है धीरे, तो क्या अब माले का जनाधार राजद के साथ गठबंधन में ही सीमित रहेगा? उससे ही डिसाइड होगा कि राजद के साथ गठबंधन में है, किसी गठबंधन में है? माले की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी कैसे सामने आएगी? मतलब ये सवाल तब उठता है जब मैं 2018 का मैंने बिहार का छात्र चुनाव कवर किया था, कई कॉलेजेस में हुआ था। उस समय छात्र राजद के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे थे। पटना यूनिवर्सिटी में तो खासकर था कि काफ़ी था, पप्पू यादव फ़ोन ऑन भी करते थे सारे कार्यकर्ताओं को, एंटी बीजेपी जितने भी कैंडिडेट्स थे, ये खबर आती थी उस समय आप चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आता है तो ये खबर उड़ जाती है कि आपने थोड़ी देर के लिए गठबंधन तोड़ दिया और कहा कि साहब हम सीवान नहीं छोड़ेंगे, सीवान में अपना एमपी प्रत्याशी जरूर खड़ा करेंगे अलग, ये बात आती है। फिर आता है चुनाव विधानसभा का, तो फिर आप मान उसके साथ जाते हैं। क्या मतलब जनाधार की दिशा? आपकी क्रोनोलॉजी सही नहीं है। तो क्रोनोलॉजी ये है कि हमारा राष्ट्रीय जनता दल के साथ कभी कोई गठबंधन रहा ही नहीं। किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इलेक्शन में क्या होता है वो यूनिवर्सिटी की बात है। तो राष्ट्रीय जनता और छात्र राजद मिलकर साथ लड़ रहे हैं, तो वो हो सकता है। हम करेंगे हर चीज़ को आप पूरे बिल्कुल एक पॉलिटिक्स के कैंपस की स्थिति के अनुरूप बहुत कुछ हो सकता है। तो हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा कभी कोई गठबंधन बिहार में कभी नहीं रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन नहीं बना। जिसमें जिग्नेश मेवाड़ी आए थे प्रचार करने। हमने उसको कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक तरह से एक सद्भावना के तहत गुडविल जेस्चर के रूप में उन्होंने कहा कि आरा सीट में हम माले को समर्थन देंगे। और हमारे लिए तो ये बात है कि हमारे लिए पॉलिटिकल सवाल है कि ये जो दौर है भारतीय जनता पार्टी, हम इसको बिल्कुल ही अलग, सच में इससे पार्टी विद डिफरेंस, क्योंकि इतनी खतरनाक पार्टी, इतना खतरनाक एजेंडा, इतना ज़्यादा लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी और इतना ज़्यादा बड़े कंपनी परस्त, पूंजी परस्त, अमीर परस्त पार्टी हिंदुस्तान में आज तक। सर माले वालों पर बीजेपी भी यही आरोप लगाती है कि आप लोकतंत्र विरोधी हैं, आप संविधान विरोधी हैं। नहीं, तो मतलब वो देशद्रोही जैसे टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो सब लोगों को पता है कि संविधान के साथ वो क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। हम तो संविधान मान के चलने वाले, संविधान के तहत अपने अधिकारों की मांग करने वाली पार्टी है। तो ये जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ बस 2019 के चुनाव में एक आप कह लीजिए तो सांकेतिक एक गुडविल जेस्चर उनकी तरफ से था, हमने भी एक रेसिप्रोकेट किया। पहली बार, इस बार जो तालमेल हुआ है ये एक आप कह सकते हैं कि तालमेल हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसीलिए देखिए तो भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। और वो माने अब हम तो हमने नड्डा जी को धन्यवाद दे दिया कि माले के सबसे 1 नंबर स्टार प्रचारक नड्डा जी, माले के प्रचारक नड्डा जी हैं। बिल्कुल भूपेंद्र यादव जी घूम करके पूरे बिहार में घूम करके, जहाँ माले के उम्मीदवार भी नहीं है, माले 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 खूब प्रचार किए हैं। और लोगों में उत्सुकता जगी कि भाई मामला क्या है। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान के इस समय सबसे ताकतवर पार्टी है और कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो बिहार के चुनाव में आकर के, माले एक छोटी पार्टी है, 3 एमएलए थे पिछले चुनाव में, 2010 में हमारे एक भी एमएलए नहीं जीत पाए थे। तो अचानक इस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने इतना ज़बरदस्त मोर्चा क्यों खोल लिया, इतनी परेशानी क्यों? तो इससे लोगों में उत्सुकता जगी। जैसे आप भी शायद हमसे जो पूछ रहे हैं, इसके पीछे भी शायद एक कारण ये होगा कि भाजपाइयों ने जो उत्सुकता बढ़ा दी माले के बारे में, मतलब उत्सुकता बढ़ा दी और कई सारे लोगों के बीच में ये नैरेटिव, उत्सुकता बढ़ा दी, कई सारे लोगों के बीच में नैरेटिव चलता है, उनको ये बोध होता है कि आप देश परस्त नहीं, मतलब पार्टी के बारे में ये लोगों के मन में चलता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी जाती है, मीम्स चलते हैं कि आप देश परस्त नहीं है, कहते हैं लोग कि देशद्रोही हैं। आप उनको जैसे भी एड्रेस करें, आप अपने जवाब में बता दीजिएगा। लोग बताते हैं कि चीन को इतना बढ़ावा, अभी चीन से टेंशन चल रहा है हमारा, गलवान और तमाम जगहों पे,
जो टेंशन चल रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि चाइना के एजेंट जब देश में रहते हैं, ऐसी खबरें चलती हैं, ऐसे लोग कहते हैं, मतलब कैसे उस नैरेटिव कैसे चेंज करेंगे, मतलब यही सवाल आता है फिर ना। ये नैरेटिव पीट चुका है, ये नैरेटिव अब चलेगा ही नहीं देश में। अब धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आ रही है। ये आरएसएस वाले सबसे ज़्यादा स्वदेशी की बात करने वाले, और जब आरएसएस पैदा हुआ इस देश में 1925 में, इनको हिंदुस्तान की मिट्टी से और आज़ादी के आंदोलन से कहीं कोई प्रेरणा नहीं मिली। उसी समय से इन्होंने मुसोलिनी और हिटलर को अपना गुरु माना, और ये लिखित है बिल्कुल कि मुसोलिनी और हिटलर का जो आदर्श है वो उस आदर्श पर, उसी ढर्रे पर आरएसएस का गठन किया जाए। वो भी यही कहते हैं आप स्टालिन और माओ को मानते हैं। नहीं, तो बिल्कुल नहीं। हम ये करेंगे, हाँ, कम्युनिस्ट आंदोलन दुनिया भर में, तो जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन में सफलता आई, क्रांति हुई, चाहे वो क्यूबा हो, वियतनाम हो, एक नहीं, अब तो दुनिया के बहुत सारे देश हैं, तो उन तमाम देशों में जहाँ जहाँ लोग आगे बढ़े अपने अपने देश में, तो उसको ज़रूर उससे हम प्रेरणा लेते हैं। लेकिन हिटलर और मुसोलिनी, तो हमारे पास तो भगत सिंह और अम्बेडकर हैं, और उनके पास मुसोलिनी और हिटलर है। इसीलिए समझ लीजिए कि वो उनके पास कोई देश का, अभी देखिए नई शिक्षा नीति आई है, आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति कह रहे हैं कि विदेशी विश्वविद्यालय अब हिंदुस्तान में आएगा। तो ये जो पूरे टोटल देशभक्ति की बात करने वाले, स्वदेशी की बात करने वाले, वो बिल्कुल सब लोग देख रहे हैं कि इनका काम है बहुरा। और चीन की बात करिएगा तो चीन में तो सबसे ज़्यादा मोदी जी जाते रहे हैं। अभी आरएसएस का डेलीगेशन गया, बीजेपी का आरएसएस की बात डेलीगेशन गया चीन में, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को देखने के लिए, समझने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कैसे चलती है, और उस पैटर्न पर वो चाहते हैं कि बीजेपी का भी संगठन वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से। क्या तो वो ये है कि वो कंपनीज में अपने लोग बिठाते हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में चीन में बैठाते हैं लोग। ये तो मोदी और आरएसएस सरकार पर आपके आरोप है, लेकिन अपने ऊपर आरोपों पर लगने वाले क्या सफाई अपनी? ऐसे कोई आरोप ही नहीं है। देखिए, लोग माले बिहार में पूछ लीजिए, आम लोगों से पूछ लीजिए कि माले की क्या पहचान है। लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर सबसे जो दबे कुचले, हाशिए पर रहने वाले लोग, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए माले पार्टी आगे बढ़ी। दूसरा, लोग कहेंगे आपको, हर कोई कह देंगे कि ये लोग कह देंगे कि माले मतलब हिंसा, माले हिंसा के शिकार हैं। सबसे ज़्यादा जनसंहार झेलना, सबसे ज़्यादा पुलिस दमन झेलना, सबसे ज़्यादा हमारे साथी आज भी अमरजीत कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं, फर्जी एक मामला करके, मुकदमा बना करके, उनको पिछले बार जब नॉमिनेशन कर रहे थे उस समय गिरफ्तारी हुई, और 5 साल से अभी जेल में हैं, जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो माले के लोग राज्य दमन के शिकार है, फर्जी मुकदमों के शिकार है, जनसंहारों के शिकार है। तो माले हिंसा का शिकार है बिहार के अंदर। माले दूसरों के खिलाफ हिंसा करने वाली पार्टी नहीं है। और सबसे ज़्यादा इस देश में अब हिंसा करने वाली जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। सबको मालूम है कि उनके राज्य में जिस तरह से उत्पीड़न होता है, जिस तरह से हर तरह की ताकतें, मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक हिंसा छोड़ दीजिए, जो सामाजिक हिंसा भी है, चाहे वो जाति के नाम पर हो, बलात्कार हो, उत्तर प्रदेश में क्या कर रखा है। बलात्कारियों का लोगों को लगता है कि राज आ गया। अब पुलिस मुठभेड़ में एक के बाद एक लगातार लोगों की हत्या हो रही है, और उस हत्या में जब पुलिस मुठभेड़ शुरू हो जाएगा तो उस मुठभेड़ में सिर्फ अपराधी तो शायद ही कोई मारा गया। एक विकास दुबे का एनकाउंटर करके बड़ा हल्ला कर रहे हैं, वो भी उतना बड़ा कानपुर कांड के बाद। लेकिन उस फर्जी मुठभेड़ में विवेक तिवारी भी मारा गया, एप्पल का यंग मैनेजर है, लखनऊ में मारा गया। अब मॉब लिंचिंग का सिलसिला चल पड़ा उत्तर प्रदेश में, तो अखलाक से शुरू हुआ तो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह भी मॉब लिंचिंग के भेंट चढ़ गए। बुलंदशहर की बात कर रहे हैं आप। ये बताइए, अब जैसे अब बातचीत अपने आखिरी दौर में है दीपंकर जी, आप बता रहे हैं अपने आरोपों पर सफाई दे रहे हैं, अपने पार्टी पर लग रहे आरोपों पर सफाई दे रहे हैं। आपका आरजेडी के साथ गठबंधन है, उसी आरजेडी के नेता हैं सैयद शहाबुद्दीन। ये सवाल आप पर उठते रहते हैं, ये सवालों पर आपको सफाई देनी पड़ती होगी, और फिर से एक बार ट्राई कीजिए। सैयद शहाबुद्दीन, जिस पर चंदू की, सैयद शहाबुद्दीन नहीं है, मोहम्मद शहाबुद्दीन है। मोहम्मद शहाबुद्दीन है। सैयद शहाबुद्दीन एक दूसरे नेता होते थे बिहार में। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक, सॉरी, हाँ, तो शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन पर चंदू की हत्या के आरोप हैं। चंदू और आपके कई साथियों के, छोटे लाल यादव के एब्डक्शन और के अपहरण और उनको गायब कर देने का आरोप है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उसको, छोटे लाल यादव को चिमनी में जला दिया गया या हत्या कर दी गई। तमाम थ्योरीज चलती हैं। माले के दर्जन भर नेताओं के साथ हिंसा के आरोप है शहाबुद्दीन पे। आप उस आरजेडी के साथ गठबंधन में हैं, वही आरजेडी, मतलब हम सिवान में, आज हमारा दूसरा दिन है हमारी टीम का, सिवान में घूम रहे हैं, हम आरजेडी के पोस्टर्स दिख रहे हैं। लालू की फोटो है, तेज प्रताप की फोटो है, तेजस्वी की फोटो है, राबड़ी की फोटो है, शहाबुद्दीन की फोटो है।
आप एक पार्टी के साथ साझेबंदी में हैं कि आप सीवान में अपने नेताओं की हत्या के आरोपी का इतना ग्लोरिफिकेशन, कन्विक्टेड अपराधी की बात हो रही है, हम आरोपी की बात नहीं कर रहे हैं, कन्विक्टेड अपराधी है, क्या ग्लोरिफिकेशन किस तरह से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? क्यों गठबंधन में है? कैसे आप उस गठबंधन को आगे ले जा पाएंगे? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि कल को आप 3 सीटें अगर निकाल ले जाएं अपनी सीवान की, तो आप फिर गठबंधन की सुनेंगे ही नहीं। देखिए आप कह रहे हैं कन्विक्टेड, तो बात सही है, जो कन्विक्टेड है वो कन्विक्टेड है। और अगर देश में कानून ठीक से चलता तो आप जिस बनारस से आए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय जेल में होते। मुख्यमंत्री बनने के साथ उस पावर का दुरुपयोग करके आप कहना चाह रहे हैं कानून सही से नहीं चल रहा है देश का? बिल्कुल बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा है। और ये बात आपने शहाबुद्दीन कन्विक्शन पे कही है, क्यों? नहीं नहीं नहीं, हम योगी आदित्यनाथ पर कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी अगर कानून ठीक से काम करता तो उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे थे, और वो सारे मुकदमे मुख्यमंत्री बनने के बाद, ऐसा तो हमने कभी इस देश में नहीं देखा कि मुख्यमंत्री खुद अपने सिग्नेचर से अपने ऊपर लागे सारे केसेस को वो हटा दे रहे हैं। हाईकोर्ट में उनका था कि केस नहीं चलाया जा सकता। तो हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग तो कैसे एक्विटेड हो रहा है वो भी हमको पता है, पूरे देश को पता है कि कुछ लोग पंकज जी, लेकिन अपने शहाबुद्दीन इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए देखिए इस्लाम हमने जो तालमेल किया है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ किया, हमने किसी नेता के साथ तो तालमेल किया नहीं, राष्ट्रीय जनता दल। और हमने इसीलिए किया है, हमने साफ किया कि बिहार में इस समय बिहार का पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का जो 15 साल से राज चल रहा है, आज पूरा बिहार खफा है। उसको हटाने के लिए आरजेडी के साथ जाना एक मजबूरी है क्या? बिल्कुल, वो जो पार्टियां हैं, मजबूरी है आरजेडी के साथ जाना। नहीं तो उसको आप मजबूरी कह लीजिए, ज़रूरत कह लीजिए, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, शब्दों का आप कुछ भी चुन लीजिए। क्योंकि हम अगर जब आप कहेंगे कि बिहार में आरजेडी एक पार्टी है जिस पार्टी पर सारे लोग ये मानते हैं, बाकी जो भी 15 साल के राज में हम भी विपक्ष में थे, हम लोग भी तमाम मुद्दों पर लड़ते रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य में भी कभी लड़ने की ज़रूरत जब भी होगी हम लोग लड़ने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जहाँ ज़्यादातर पार्टियों ने हाथ मिला लिया, किसी भी दौर में राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाया। एनडीए के खिलाफ हमेशा ये पार्टी खड़ी रही, ये एक आरजेडी के बारे में बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो ऐसे ही जो एनडीए विरोधी पार्टीज़ हैं बिहार के अंदर, उन पार्टियों को लेकर के गठबंधन बना है। और लेकिन वहीं आपकी फर्स्ट फ्लोर पे 106 शहीदों के नाम हैं, वो कहा जा रहा है सामंतवादी ताकतें थे, आरजेडी राजद का प्रश्रय था उस समय, वही राजद है सर। तो शहीदों राजद के पोस्टर पे भी शहाबुद्दीन की फोटो है, क्या आप शहीदों को आप किस रूप में ले रहे हैं? जैसे चंद्रशेखर की अगर आप बात करेंगे तो चंद्रशेखर हमारे लिए शहीद तो ज़रूर हैं, और चंद्रशेखर के उस पूरे मामले को लेकर हम लोगों ने लड़ा है, और पूरे सीवान में बहुत सारे अपराध के मामलों को लेकर हम लोग लड़े हैं। और अगर किसी को भी कानून से कोई सज़ा आज मिल रही है तो उसके पीछे माले की ही लड़ाई रही है। लेकिन शहीदों के बारे में एक नारा आप याद कर लीजिए, शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। चंद्रशेखर हमारे लिए एक नेता थे, भगत सिंह के वारिस थे। और चंद्रशेखर का आखिरी वीडियो देख लीजिए, सारा वीडियो, जहां वो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अभी एक ऐसे मोड़ पर है, एक रास्ता एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की ओर जाता है, एक रास्ता एक पूरे फांसीवाद की ओर, तानाशाही की ओर जाता है। इस समय अगर चंद्रशेखर जिंदा होते तो शायद उमर खालिद की तरह चंद्रशेखर भी सीएए विरोधी कानून, सीएए जो नागरिकता कानून है उसके खिलाफ आंदोलन के चलते हो सकता है जेल में जाते। राजद पर वापस आइए। हाँ, राजद पर वापस आइए। बिल्कुल, राजद एक पार्टी है, और इस समय बिहार में हम समझते हैं कि महागठबंधन में सबसे बड़ा घटक दल है। और शेष तो राजद जो अभी लोगों की एक जो उम्मीद जगी है संकल्प पत्र से, और एक सरकार बदलेगी तो लोग उस पर निश्चित तौर पर देखेंगे। हम भी उम्मीद करेंगे कि जो संकल्प पत्र में है वो घोषणा जो है वो लागू होगी। तो ये थे दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई एमएल के जनरल सेक्रेटरी। मैं हूं सिद्धांत, साथ में है रूहानी। ललन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा जारी रहेगी। माले पर जो आरोप थे उस पर आपने दीपांकर भट्टाचार्य की सफाई सुनी। क्या सोचना है, क्या कहना है, क्या सवाल है, कमेंट बॉक्स खुला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।